हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @PV। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर के बारे में जानेंगे। ध्यान रखना, इस चैप्टर में एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर में बोर्ड की दृष्टि से केवल 5 से 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 से 6, मतलब 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? एल्कोहल की। फिर बात करेंगे फिनाल की, फिर बात करेंगे ईथर की। सबसे पहले हम एल्कोहल की बात करते हैं, तो सबसे पहले एल्कोहल की हम परिभाषा देखेंगे। एल्कोहल की परिभाषा क्या होगी? तो एल्कोहल की हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो एल्कोहल की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे। कोई भी मान लो जल है, H2O, HOH, ये जल है। तो जल में हम क्या करेंगे? एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजनों को हटा देंगे और इसकी जगह पर 2 एल्किल समूह जोड़ देंगे। 2 एल्किल समूह 2R, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ROR। तो ये हो जाएंगे ईथर। ये क्या हो जाएंगे? ईथर। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? जल, ये इधर जल है, जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न, 2 हैं तो डाई, क्या हो जाएगा? डाई, और R का मतलब एल्किल। जल के डाई एल्किल उत्पन्न क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। अब परिभाषा में एल्कोहल की लिखे तो क्या लिखेंगे? एल्कोहल की परिभाषा, एल्कोहल की परिभाषा, तो ये मान लो जल ही है, जल का ही सूत्र लिखा है, इसमें हम इस वाले हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पर एक एल्किल समूह को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? ROH। अर्थात परिभाषा में क्या लिखेंगे? जल के, यहाँ पर एक है तो मोनो एल्किल, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। परिभाषा में हमने क्या बताया? जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। और जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। तो परिभाषा हुई। और भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वे हाइड्रोकार्बन, परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं। परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। परिभाषा हमने क्या बताई? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हम परिभाषा लिखना चाहें, जैसे मेथेन लिखें, तो मेथेन में हम क्या करें? इसके एक हाइड्रोजन समूह को, एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सी परमाणु द्वारा विस्थापित कर दें, तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। और जब OH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3OH। तो ये हो गया मेथेन। और यहाँ पर क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल। क्या बना है? मेथिल अल्कोहल, मेथेन, मेथिल अल्कोहल, एल्कोहल। तो मेथेन होगा तो मेथिल अल्कोहल। अर्थात परिभाषा में कहने का मतलब ये है कि यदि एल्केन होगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है? RH। ये एल्केन होते हैं, ये एल्केन है, तो परिभाषा एल्कोहल की दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? हम एल्केन से ये वाले हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पर हाइड्रॉक्सिल समूह को जोड़ दें, हाइड्रॉक्सी समूह को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? ROH। तो परिभाषा यहाँ पर क्या बनेगी? एल्केन के, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। एल्केन के हाइड्रॉक्सी उत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। पहली परिभाषा हमने क्या बताई? जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। जल के डाई एल्किल उत्पन्न ईथर कहलाते हैं। जल के मोनो एल्किल उत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एल्केन के मोनो हाइड्रॉक्सी उत्पन्न क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। ये तो परिभाषाएं हो गई। अब जानेंगे वर्गीकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, पहले एल्कोहलों का वर्गीकरण हम करते हैं पहले एल्कोहलों का वर्गीकरण हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? हाइड्रॉक्सी OH समूहों की संख्या के आधार पर। OH समूहों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर यह पहला वर्गीकरण आता है। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? दूसरा वर्गीकरण OH समूह की संतृप्तता, OH समूह जो लगा है, OH परमाणु
OH समूह जिस कार्बन परमाणु पर लगा है उसकी संतृप्तता के आधार पर, OH समूह जिस कार्बन परमाणु पर लगा, जिस कार्बन पर लगा है उसकी संतृप्तता के आधार पर, उसकी संतृप्तता के आधार पर। ये तो दूसरा वर्गीकरण हो गया। तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? तो तीसरा वर्गीकरण जो है वो तीसरा वर्गीकरण sp संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, यौगिकों के संकरण के आधार पर। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण आता है। पहले हम OH समूहों की संख्या के आधार पर, पहला वर्गीकरण हम देखेंगे कि OH समूहों की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है? OH समूहों की संख्या के आधार पर। तो OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक, नंबर 2 क्या होंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर 3 होंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और नंबर 4 टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। तो हमने कितने प्रकार बताए? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और टेट्रा। तो पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रॉक्सी समूह लगा होता है। केवल कितने हाइड्रॉक्सी समूह लगे होते हैं? एक हाइड्रॉक्सी समूह लगा होता है। क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं CH3OH एक लगा है, CH3CH2OH एक ही OH लगा है। कहने का मतलब केवल एक OH लगा होगा, क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा क्या लिखेंगे? वे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह लगे होते हैं, क्या कहलाते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अच्छा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे हम लिख लें CH2OH, इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ये सूत्र किसका है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। वैसे CH2OH के समूह को हम ग्लाइकॉल कहते भी हैं। ये ग्लाइकॉल का सूत्र है। और हम लिखना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH3। इसका एक और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो CH3CH2OH, और यहाँ पर भी हम OH लगा दें तो ये वाला CHOH यहाँ पर हम लगा दे सकते हैं। तो CH2OH कहने का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर H लगाएंगे। तो ये वाले यौगिक भी क्या कहलाते हैं? ये वाला ये भी क्या है? ये मेथ एथ ये प्रोपिलीन, ये जो है ये है प्रोपेन ग्लाइकॉल, ये एथिलीन ग्लाइकॉल, ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो कहने का मतलब है डाईहाइड्रिक की परिभाषा क्या लिखेंगे? वे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह होते हैं क्या कहलाते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कौन से होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रॉक्सी समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 3 हाइड्रॉक्सी। 3 हाइड्रॉक्सी वाले होंगे कौन कौन से? जैसे हम लिखना चाहें तो CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये किसका सूत्र है? ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का सूत्र है। इसमें 3 हाइड्रॉक्सी, 1 2 3, 3 हाइड्रॉक्सी समूह है। इनमें क्या थे? 2 हाइड्रॉक्सी समूह थे, 2 हाइड्रॉक्सी समूह। इसमें 1 हाइड्रॉक्सी समूह। तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक कहलाएंगे। अब बात करते हैं टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें 3 से ज़्यादा हाइड्रॉक्सी समूह होंगे, 3 से ज़्यादा OH समूह होंगे, वो क्या कहलाएंगे? टेट्रा को ही हम पाली भी कहते हैं। टेट्रा को हम क्या कहते हैं? टेट्रा को ही हम पाली भी कहते हैं। टेट्रा कहो शब्द, चाहे इसको पाली कहो। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे अल्कोहल जिनमें 3 या 3 से अधिक 3 से 3 नहीं होंगे, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। 3 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2OH, जैसे CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। तो इसमें कितने हैं? एक यहाँ पर 4 और एक 5 हाइड्रॉक्सी समूह है। तो ये क्या कहलाएगा? ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो कहने का मतलब 5 हों या 6 हों या 4 हों, क्या कहलाते हैं? वो टाईहाइड्रिक कहलाते हैं। ट्राई टेट्रा, जैसे टेट्रा कहते हैं, मतलब 3 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे।
अब दूसरा जो वर्गीकरण है, वैसे इसमें एक और परिभाषा विष ग्लाइकॉल की भी है। विष ग्लाइकॉल किसे कहते हैं, एक और परिभाषा है, नोट करके वो लिखनी है इसमें। जैसे परिभाषा है कि इसकी विष ग्लाइकॉल, एक परिभाषा छोटी सी आ जाती है, विष ग्लाइकॉल किसे कहा जाता। तो विष ग्लाइकॉल की परिभाषा ध्यान रखना, जब OH समूह दो निकटवर्ती कार्बनों पर लगा होता है, जब OH समूह दो निकटवर्ती कार्बनों पर लगा होता है तो उसे हम विष ग्लाइकॉल कहते हैं। जैसे हमने बताया था दो निकटवर्ती कार्बन कौन कौन से, एक ये देखो OH लगा दो निकटवर्ती कार्बनों पर, एक इस पर भी लगा एक इस पर भी लगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये विष ग्लाइकॉल वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब जिनमें हाइड्रोक्सी समूह दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विष ग्लाइकॉल कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण हमने बताया था संतृप्तता के आधार पे। दूसरा वर्गीकरण हमने क्या बताया था, संतृप्तता के आधार पे। संतृप्तता के आधार पर। अच्छा, संतृप्तता के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो ध्यान रखना संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण भी, संतृप्तता के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर कौन कौन संतृप्तता के आधार पर, नंबर 1 एल्केनॉल, एल्कीनाल और एल्काइनाल। एल्कीनाल और एल्काइनाल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से 3 प्रकार के होंगे, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनाल। एल्काइनाल ये 3 प्रकार के होंगे। एल्केनॉल कौन से होंगे, वे हाइड्रोक्सी जिनमें एल्केन समूह उपस्थित होगा। कौन समूह उपस्थित होगा, एल्केन। जैसे CH3OH, CH3CH2OH, तो क्या कहे जाएंगे, एल्केनॉल कहे जाएंगे। जिनमें एल्केन समूह उपस्थित होगा, वे एल्कोहल जिनमें एल्केन समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, एल्केनॉल कहलाते हैं। एल्कीनाल कौन से होंगे, वे एल्कोहल जिनमें एल्कीन उपस्थित होती, द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन उपस्थित होती है, द्विबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, एल्कीनाल कहलाते हैं। जैसे हम पहले वाले कार्बन को लिखें, पहला वाला कार्बन कौन सा था, CH2, ऐसे CH2 डबल बंध में CHOH, ये लिख दें। तो ये सूत्र किसका है, वाइनिल एल्कोहल का है। किसका है, वाइनिल एल्कोहल। ऐसे ही हम इसका लिखें, CH2 डबल बंध में CH और फिर हम CH2OH लगाएं, तो ये सूत्र किसका है, एलिल एल्कोहल। किसका है, एलिल एल्कोहल। तो ध्यान रखना, जिनमें वे एल्कोहल जिनमें एल्कीन उपस्थित होती है, द्विबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, एल्कीनाल कहलाते हैं। जैसे वाइनिल एल्कोहल और एलिल एल्कोहल। अब बात करते हैं हम एल्काइनाल। तो वे एल्कोहल जिनमें एल्काइन उपस्थित होती है, वे एल्कोहल जिनमें एल्काइन उपस्थित होती है या द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, त्रिबंध उपस्थित होते हैं या एल्काइन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्काइनाल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें CH ट्रिपल बंध में COH, ये एथाइनाल का सूत्र होगा। किसका होगा, एथाइनाल का। कहने का मतलब होगा एल्काइन उपस्थित होंगे, वे एल्कोहल जिनमें एल्काइन उपस्थित होते हैं या त्रिबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, एथाइनाल कहलाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा वर्गीकरण, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण कौन सा है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण जो है वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के कौन कौन से, नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। नंबर 1 कौन सा होता है, प्राथमिक एल्कोहल। नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल। नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल को फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल को सेकंड डिग्री एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को थर्ड डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से लगा होता है।
प्राथमिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह, जो ये वाला समूह होता है, वो प्राथमिक कार्बन से लगा होता है। किस पर लगा होता है? प्राथमिक कार्बन से लगा होता है। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल की अच्छा परिभाषा कैसे लिखें? तो वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से लगा होता है, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह तृतीयक कार्बन से लगा होता है, तृतीयक कार्बन से लगा होता है, क्या कहलाते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से लगा होता है, द्वितीयक एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से लगा होता है, तृतीयक एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह तृतीयक कार्बन से लगा होता है, वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक एल्कोहल। अब इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो प्राथमिक कार्बनों में ध्यान रखना, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनमें, प्राथमिक एल्कोहलों में ये वाला बंध उपस्थित होगा, ये समूह 100% उपस्थित होगा। द्वितीयक एल्कोहलों में ये वाला समूह उपस्थित होगा और तृतीयक एल्कोहलों में समूह उपस्थित होगा। तो प्राथमिक एल्कोहल के तो एग्जाम्पल जान ही गए होंगे, कौन कौन से होंगे? CH3OH, CH3 CH2OH, तो ये वाला समूह मिल जाएगा। अब द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल के हो गए, द्वितीयक एल्कोहल के एग्जाम्पल कौन कौन से लिखेंगे? तो जिनमें ये समूह होगा, जैसे हम लिख लें, मान लो CH3 CH, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं CH3 और यहाँ पर हम क्या कर दें? OH लगाते हैं। तो ये वाला OH किस पर लगा है? इस पर लगा है। तो ये देखो CHOH वाला समूह मिला तो द्वितीयक एल्कोहल होंगे। तृतीयक एल्कोहल का कौन सा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं? CH3, इधर C, इधर भी CH3, इधर भी हम CH3 लिखे दें और इधर OH लगा दें, तो इसमें देखो COH वाला समूह मिला तो ये तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। तृतीयक एल्कोहल का मतलब होगा जिसमें तृतीयक कार्बन उपस्थित होगा, मतलब हाइड्रॉक्सी समूह तृतीयक कार्बन से लगा होगा। द्वितीयक एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से लगा होगा। प्राथमिक एल्कोहल जिनमें प्राथमिक हाइड्रॉक्सी समूह होगा वो प्राथमिक कार्बन से लगा होगा। अब बात करते हैं, इसी में एक और है विशेष प्रकार के, जैसे एलिलिल एल्कोहल, या हम बात करें बेंजील एल्कोहल। एलिलिल एल्कोहल भी हैं, बेंजील एल्कोहल भी हैं। इसके आगे और भी विशेष प्रकार के हैं, तो आगे आते हैं एलिलिल एल्कोहल, एलिलिल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, फिर आता है बेंजिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल। तो ये दो और हैं, एलिलिक एल्कोहल और बेंजिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल में ही एलिलिक एल्कोहल कौन से होंगे? वे एल्कोहल जिनमें एलिल समूह पाया जाता है, वे एल्कोहल जिनमें एलिल समूह पाया जाता है क्या कहलाते हैं? एलिल एल्कोहल कहलाते हैं। और बेंजिलिक एल्कोहल कौन से होंगे? वे एल्कोहल जिनमें बेंजीन समूह पाया जाता है या बेंजीन पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? बेंजीन पाई जाती, क्या कहलाते हैं? बेंजिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। अच्छा, एलिलिक में एलिल समूह होता क्या है? एलिल समूह की बात करें तो एलिल समूह में CH2 डबल बंध में CH पाया जाएगा, ये समूह पाया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? एलिलिक एल्कोहल कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, CH2 डबल बंध में CH और इसके बाद में हम लगा दें CH2OH, तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल में भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं, ध्यान रखना। एलिलिक एल्कोहल में भी, इस एल्कोहल में भी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होते हैं। कैसे? ये तो मान लो हमने एलिल समूह लगा दिया, इसमें भी एलिलिक एल्कोहल में भी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होते हैं। जैसे ये है तो इसमें CH2OH है तो ये प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल है। द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल की बात करें तो ये वाला हम लिख सकते हैं ऐसे, CH, इसको हम ऐसे ही लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कोई समूह लगा दें ऐसे CH3 और यहाँ पर हम ऐसे जोड़ दें CH और OH, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एलिल एल्कोहल। तो बेंजील एल्कोहल की बात करें तो जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित होगी, जैसे हम बात करें ये लगा होगा और CH2OH, तो ये क्या होगा? बेंजिलिक एल्कोहल होगा। और बेंजिलिक एल्कोहल में भी प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल और तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल इसमें भी होते हैं। जैसे ये बात करें और ऐसे और भी हम बना सकते हैं इस प्रकार से, CHOH,
इसको हम बना सकते हैं CHOH और यहीं पर हम जोड़ सकते हैं CH3 इस टाइप से। तो ये द्वितीयक हो जाएगा, ये द्वितीयक हो जाएगा। ऐसे तृतीयक भी हो सकता है। तो बेंजिलिक अल्कोहल में बेंजीन वलय उपस्थित होगी, एलिलिक अल्कोहल में एलिल समूह उपस्थित होगा। अब बात करेंगे नामकरण की। इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो नामकरण दो विधियां हैं, एक सामान्य पद्धति होती है, एक होती है सामान्य पद्धति, एक व्युत्पन्न पद्धति होती है जिसे हम रूढ़ पद्धति कहते हैं, व्युत्पन्न पद्धति, और एक होती है IUPAC पद्धति। तो ये तीन पद्धतियां हैं नामकरण की। सामान्य पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं? तो सामान्य पद्धति में नामकरण करने के लिए पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, सबसे पहले किल का नाम लिखते हैं, एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, एल्किल समूह का नाम लिखते हैं और अंत में एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, अंत में एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे हम नाम लिखें इसका CH3OH, तो इसमें एक कार्बन, तो ये हो गया मेथिल, और लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सामान्य नाम लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, अंत में एल्कोहल जोड़ देंगे। अब बात करें व्युत्पन्न पद्धति में, तो व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिनाल मानकर नामकरण किया जाता है। क्या मानकर नामकरण किया जाता है? कार्बिनाल नाम मानकर नामकरण किया जाता है। तो कार्बिनाल, तो इस वाले समूह को हम क्या कहेंगे? कार्बिनाल। इसका नामकरण करेंगे तो हमने बताया था इसका कार्बिनाल, तो ये एक समूह एक्स्ट्रा आ गया, तो मेथिल कार्बिनाल। तो व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिनाल मानकर किया जाता है। और IUPAC पद्धति में क्या किया जाता है? पहले एल्केन का नाम लिखते हैं, पहले नाम किसका लिखते हैं? एल्केन का नाम लिखते हैं और अंत में ऑल अनुलग्न जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ऑल अनुलग्न जोड़ देते हैं। जैसे इसका नाम लिखें IUPAC पद्धति में, तो एक कार्बन, दो कार्बन होता है मेथेन, और मेथेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ऐसे इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब हो गया एक एथ, दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब एथेनॉल, एक कार्बन का मतलब मेथेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो IUPAC पद्धति में क्या होगा? एल्केन का नामकरण कर ले, पहले एल्केन का नाम लिखेंगे, अंत में आल अनुलग्न जोड़ देंगे। जैसे इसमें एक कार्बन होता है मेथ, में आल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल। इसमें दो कार्बन है तो एथेन, बस उसमें जोड़ देंगे आल, तो इथेनॉल। व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिनाल मानकर किया जाएगा, सामान्य पद्धति में पहले एल्किल का समूह का नाम, फिर एल्कोहल का नाम। अब यदि चक्री वाले यौगिक हों तब उनका नाम लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर चक्री वाला कोई यौगिक हम बना दें इस प्रकार से, और अब इसका नामकरण कैसे करें? तो ये साइक्लोहेक्सेन है, आल पी ऊपर लगा है ऑल, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ध्यान रखना, साइक्लो शब्द जोड़ेंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। तो ये होगा नामकरण। अब बात करते हैं नामकरण के बाद में इनकी समावयवता की। नामकरण के बाद क्या करते हैं? समावयवता। तो एल्कोहलों में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है? तो एल्कोहल क्रमशः 4 प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। कितने प्रकार की समावयवता दिखाते हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 स्थान समावयवता, नंबर 3 क्रियात्मक समावयवता, और नंबर 4 प्रकाश समावयवता। एल्कोहल जो हैं वो 4 प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। एक तो है श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 स्थान समावयवता, नंबर 3 क्रियात्मक समावयवता और नंबर 4 प्रकाश समावयवता। अच्छा, हम बात करें श्रृंखला समावयवता की, तो श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? इनकी श्रृंखला में कमी आती है। कोई ज़्यादा बड़ी श्रृंखला होगी तो श्रृंखला में कमी आ जाएगी, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम श्रृंखला समावयवी कहेंगे। जैसे हम बात करें श्रृंखला समावयवी की, जैसे लिख लें ब्यूटेन के लिए लिख लें CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो मेथ एथ प्रो ये ब्यूटेनॉल का सूत्र है, या ब्यूटेन 1 आल। इसी में इसकी हम श्रृंखला में कमी करें, ये ब्यूटेन 1 आल का सूत्र है, ब्यूटेन 1 आल। अच्छा, इसी में हम इसकी श्रृंखला में कमी कर दें ऐसे CH3 CH CH2 और यहाँ पर लगा दें हम CH3OH। तो अब इसमें क्या होगा? इसका नाम क्या हो गया? मेथ एथ प्रोप, यहाँ पर भी CH3 लगाएंगे,
अब इसमें का पहले गिन लो कार्बन के हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, हाइड्रोजन बराबर है, कार्बन भी बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोपेन, और 2 पर क्या होगा मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन और 2 आल। तो कहने का मतलब इसकी श्रृंखला में कमी हो गई, इसकी श्रृंखला में कमी हो गई, तो ये क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी, या ये एक प्रकार से ये स्थान समावयवी भी हो सकते हैं, एक प्रकार से स्थान समावयवी, क्योंकि इनके स्थान में परिवर्तन हो गया। इनके स्थान में ये पहले कार्बन पर लगा है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर लगा, 1 2 3 4, ये पहले कार्बन पर लगा है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर लगा है। तो ये क्या हो गए, स्थान समावयवी आपस में। श्रृंखला समावयवी का मतलब, जैसे मान लो हमने इसी को लिखा था CH3 CH2 CH2 और CH2OH, और यहाँ पर हम लिखें CH3 CH, और यहाँ पर हम जोड़ दें CH3 CH2OH। तो इसमें 1 2 3 श्रृंखला में कार्बन में है, इसमें 1 2 3 4 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, श्रृंखला समावयवी। क्रियात्मक समावयवी, तो एल्कोहल जो हैं एल्डिहाइडों के साथ, एल्कोहल जो हैं एल्डिहाइडों के साथ क्रियात्मक एल्कोहल जो हैं, ध्यान देना, एल्कोहल जो हैं, एल्कोहल ईथरों के साथ क्रियात्मक समानता दिखाते हैं। जैसे हम बात करें CH3 CH2OH, ये है, ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है, और हम ये सूत्र लिखें CH3O CH3, तो ये डाईमेथिल ईथर का सूत्र है। तो ये ईथर है और ये क्या है, एल्कोहल है। कार्बन गिन लो, 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 1 6, 3 3 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, तो ये क्रियात्मक समावयवी। तो एल्कोहल जो है ईथरों के साथ क्रियात्मक समावयता दिखाते हैं। प्रकाशिक समावयता की बात की तो प्रकाशिक समावयता किसमें दिखाएंगे, जिनमें असममित कार्बन परमाणु होगा। कौन सा कार्बन परमाणु होगा, असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होगा। असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, वो क्या कहलाए, वो कौन सी समावयता दिखाएंगे, प्रकाशिक समावयता दिखाएंगे। अच्छा, असममित कार्बन परमाणु होगा किसमें, उसे कहते किसे हैं, जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़े हों। हम मान लो इधर OH लगा दें, इधर H लगा दें, इधर CH3 जोड़ दें, इधर C2H5 जोड़ दें, तो इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं, ऐसे समावयवी हमेशा प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन कहते हैं। अर्थात ध्यान रखना कि एल्कोहल जो है वो 4 प्रकार की समावयता दिखाते हैं, स्थान समावयता, श्रृंखला समावयता, क्रियात्मक समावयता और प्रकाशिक समावयता। स्थान समावयता में क्या होगा, श्रृंखला समावयता में क्या होगा, श्रृंखला में कमी होगी। स्थान समावयता क्या होगा, स्थान में भिन्नता होने के कारण रासायनिक गुण और भौतिक गुण भिन्न होंगे। क्रियात्मक समावयता, ऐसे 2 समावयवी यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और प्रकाशिक समावयता में प्रकाशिक समूह भिन्न भिन्न होगा, तो ये प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और ध्यान रखना, प्रकाशिक समावयवी में क्या होता है, केवल प्रोपेन टू आल को छोड़कर, केवल प्रोपेन टू आल को छोड़कर, प्रोपेन टू आल को छोड़कर सभी एल्केन टू आल, जितने भी एल्केन टू आल हैं वो सब प्रकाशिक समावयवी हैं। केवल इसको छोड़कर जितने भी एल्केन टू आल हैं वो प्रकाशिक समावयवी। इससे संबंधित एक बहुकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें इसी में, तो ये एल्कोहलों में क्या होता है, इस टाइप से CH2OH आता है लास्ट में, तो इसमें COH ये है, तो ये इसको हम लिखें तो CH और ये बीच में उधर रहता है, तो इसके बंध में एक बंध आता है, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। एल्कोहल बनाने की विधियों की बात करते हैं, तो एल्कोहल कौन कौन सी विधियां, एल्कोहल बनाने की बहुत सी विधियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हैलो एल्केन से। हैलो एल्केन का सूत्र क्या होता है, RX। हैलो एल्केन की अभिक्रिया जली KOH या NaOH के साथ कराएंगे, जली NaOH या KOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा और KOH निकल जाएगा। K और X KX बन जाएगा, R और OH क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख के देख सकते हैं
R की जगह पर CH3, X की जगह पर Br रख लें और KOH के साथ अब क्रिया कराएं जलीय इक्वस की उपस्थिति में, तो क्या क्या होगा, CH3OH और KBr ये बनेगा। और ये अभिक्रिया ध्यान रखना, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हैलो एल्केन जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्कीनों से बात की जाए तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो एल्कीन की या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दो, या एल्कीन हो उसकी जल के साथ योजित करा दो, जल योजित करा दो। जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होगा। मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार कैसे होगा, H एक इधर डाल देंगे, OH इधर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बने, एल्कीन से बनाने का। अब एल्काइन से कैसे बनाएंगे, तो मान लो ये एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन का जलयोजन कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मर्क्यूरी का आयन भी लेंगे 333 केल्विन ताप की उपस्थिति में, तो CH2COH बनेगा, जिसका समावयवी कर देंगे, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। एस्टल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो CH3CH2OH प्राप्त होगा। ये कौन सा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये एल्काइन से बनाने की विधियाँ, ये प्रमुख विधियाँ हैं। अगली विधियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।